बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 8 के बारे में, जो कि बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। थिंग्स सेड और डन बाय ए कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। यानी कि ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 2 से 3 लोगों द्वारा किया गया हो, या कि 1 से ज़्यादा लोगों द्वारा किया गया हो विथ कॉमन इंटेंशन, सबका इंटेंशन कॉमन था, तो जितने भी उस ऑफेंस के पार्ट, उस इंटेंशन के पार्ट हो गए, सब इक्वली लाइबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, जिसके वाइफ का अफेयर चल रहा है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। तो ये उसके बॉयफ्रेंड और वाइफ जो है चैट करते हैं, बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें होती हैं। ये इसको आई लव यू बोलता है, वो उसको आई लव यू बोलती है, और तरह तरह की बातें होती हैं। और बीच में वाइफ कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही अड़चन है, वो है मेरा हस्बैंड। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है, लाओ मुझे कुछ पैसे दो, मैं उसको ठिकाने लगा देता हूँ। तो वाइफ पैसे भेजती है उसको, और अगले दिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो शूट करता है उसको, भाई हस्बैंड मर जाता है, दोनों भाग जाते हैं पैसे वैसे लेकर के, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इसमें आप कॉन्स्पिरेसी कैसे प्रूफ करोगे? इतनी लंबी चौड़ी कहानी, इतना, इन सब के अंदर कॉन्स्पिरेसी प्रूफ होगा कैसे? तो कुछ इसेंशियल्स होते हैं कॉन्स्पिरेसी के, जो हम लोग जानेंगे आज। सबसे पहला एसेंशियल है कि देयर मस्ट बी रीज़न टू बिलीव दैट देयर मस्ट बी कॉन्स्पिरेसी। ये थोड़ा सा गलत है, देयर मस्ट बी कॉन्स्पिरेसी होगा, बिकॉज नहीं होगा, देयर मस्ट बी कॉन्स्पिरेसी। तो देयर मस्ट बी रीज़न टू बिलीव, यानी कि कोई ठोस सबूत होना चाहिए, कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जो कि हम यकीन कर सकें कि यहाँ पर एक कंस्पिरेसी हुई है, यानी कि कंस्पिरेसी होना ज़रूरी है। अगर आपको कंस्पिरेसी के लिए किसी को लाइबल करना है तो कंस्पिरेसी प्रूफ होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मानो यहीं अगर बॉयफ्रेंड ने बिना उस वाइफ से बिना कंस्पायर किए, यानी कि बिना कोई षड्यंत्र रचे, वो खुद ही प्यार मोहब्बत में जाके उसके पति को मार देता, तो क्या यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोनों लाइबल होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, यहाँ पे दोनों ने मिलकर प्लान नहीं किया है। ये एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, स्वतंत्र एक्ट है उसका, बॉयफ्रेंड का। तो ठीक है, तो देयर मस्ट बी रीज़न टू बिलीव दैट देयर मस्ट बी ए कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग। क्या मतलब है इसका? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग का, कॉन्स्पिरेसी आप किसी ऑफेंस को करने के लिए भी कर सकते हो, कॉन्स्पिरेसी आप किसी भी सिविल रॉन्ग को करने के लिए भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आप? अगर हम एग्जांपल लें क्रिमिनल का, तो फिर मर्डर करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और किसी का मर्डर कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस, यानी कि ये मर्डर करने का एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। सिविल में कैसे होगा कॉन्स्पिरेसी? मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है बाय कॉन्स्पिरेसी। भाई 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, ख़त्म करना है, तो आप उसके लिए कुछ षड्यंत्र रचते हो 2 लोग मिल करके कि ऐसे ऐसे करेंगे तो सामने वाला ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर देगा, ब्रीच कर देगा, ठीक है। तो ऐसे सिविल रॉन्ग के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी, दोनों के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है। उसके बाद तीसरा एसेंशियल क्या है कि एनीथिंग विच हैज़ बीन सेड, डन और रिटन बाय एनी ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ कही गई हो, कोई भी चीज़ की गई हो, कोई भी चीज़ लिखी गई हो किसी भी को कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो। यानी कि एक से अगर ज़्यादा लोग मिल करके किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो हर कोई जो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, उसने कोई ना कोई एक्ट किया होगा, कोई ना कोई उसने कुछ ना कुछ कहीं लिखा होगा, कहीं चैट किया होगा, या फिर कुछ कहा होगा, कहीं फ़ोन से बात की होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक रेलेवेंट फैक्ट होती हैं उस केस के अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेन कॉन्स्पिरेसी जिसने की है वही लाइबल होगा, जितने भी को कॉन्स्पिरेटर हैं वो सारे इक्वली लाइबल होते हैं। और चौथा एसेंशियल क्या है अपना? एनीथिंग डन और रिटन विल बी रिलेवेंट व्हेन इज सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। पहला समझिएगा आप लोग, सॉरी, एनीथिंग डन और रिटन विल बी रिलेवेंट व्हेन इट्स सेड, डन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन।
यानी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने अपना जो एक्ट किया है, आपने जिस ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है, वो कॉन्स्पिरेसी का जो आउटकम है वो एंड रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए। यानी कि अगर आपने मर्डर के लिए कॉन्स्पिरेसी की है तो आपने मर्डर करने के लिए जो जो चीज़ें कही हैं, की हैं, बोली हैं, उसके रेफरेंस में, ठीक है, जो भी आपने किया है उस मर्डर के लिए ही होना चाहिए। यानी कि वो मर्डर के रेफरेंस में ही सारे एक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ एक्ट ऐसा भी हो जो कि आपने मर्डर करने के लिए तो नहीं किया, वो आपने किसी और काम करने के लिए किया, तो वो इसमें कॉन्स्पिरेसी में ऐड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर मान लो घर में शादी होती है तो तमाम कपड़े खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें खरीदी जाती हैं। उसी में मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें क्यों खरीदी जा रही हैं, क्योंकि आपके घर में शादी है और शादी के पर्पस के लिए ही, उनके शादी के रेफरेंस के लिए ही सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। लेकिन उसी बीच अगर आप पिताजी कोई एक बाइक खरीदते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन जो है वो दहेज में देने के लिए नहीं है, वो उन्होंने अपने लिए खरीदी कि भाई शादी का घर है, मेरे घर पे बाहर एक गाड़ी खड़ी रहेगी, बाइक, तो हम इनको इन रेफरेंस टू मैरिज नहीं कहेंगे। यानी कि शादी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये काम नहीं किया है, किया उसी लाइन में है, लेकिन ये काम उस रेफरेंस में नहीं किया है शादी के। तो इसी को कहते हैं कि आपका जो भी एक्ट होगा, जो भी आपने किया हुआ होगा, वो रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन के एंड रिजल्ट को पाने के लिए ही आपने वो सारे काम को किया होना चाहिए। और दूसरा, आफ्टर सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। यानी कि कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट आपकी कब होती है, जब सबसे पहले जिसके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी का आइडिया आता है, कॉन्स्पिरेसी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो चौथा पॉइंट यही कहता है कि एनीथिंग सेड, डन और रिटन विल बी रिलेवेंट व्हेन इट इज सेड, डन और विथ आफ्टर सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम। अब मान लीजिए जब वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड से ये कहा कि हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रुकावट है, वो मेरा पति, तो क्या इस लाइन के ऊपर जितनी बातें हुई थी क्या वो रिलेवेंट हैं? वो भी तो उसी चैट का एक पार्ट है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कहाँ से हुई? कॉन्स्पिरेसी दिमाग में आई कब? सबसे पहले दिमाग में कब आई? तब आई जब वाइफ ने इस बात को कहा कि हमारे और आपके बीच में रुकावट मेरा हस्बैंड है। उसके पहले जो भी प्यार मोहब्बत की जो भी बातें चली आ रही थी उनसे कोई मतलब नहीं था, कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा था, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हस्बैंड को मारना है या उसे ख़त्म करना है। ठीक है, तो यही इसकी बात करता है। उसके बाद हाँ, रेलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ऑल को कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेवेंट फैक्ट मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किया, यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के लिए 4 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, मर्डर किया। इसमें से एक ने किसी का हाथ पकड़ा था, एक कोई गेट पे खड़ा था, एक कोई चाकू से मार रहा था। तो ऐसे में जो गेट पे खड़ा था उसने तो ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना तो उसने चाकू मारा, लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, वो बाहर पहरा दे रहा था, तो ये रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ऑल को कॉन्स्पिरेटर होगा। यानी कि इक्वली अगर मेन जिसने ऑफेंस किया है अगर वो मर्डर के लिए लायबल है, तो उस कॉन्स्पिरेसी के जितने भी लोग हैं उसके अंदर वो सारे मर्डर के लिए लायबल होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का कंसेप्ट इसके अंदर चलता है, यानी कि एवरी को कॉन्स्पिरेटर इज़ एन एजेंट of the principal. Every co-conspirator is an agent and the principal of all other, and it will be relevant fact for all the conspirator. यानी कि जितने भी co-conspirator होते हैं वो एक प्रिंसिपल के एजेंट के रूप में काम करते हैं और ये एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था आपका सेक्शन 8 का, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।